बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में आई जॉब्स के सिलेबस के टॉपिक को कवर करेंगे और आज हम एमएसडीएस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये एडमिन ऑफिसर, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर और क्वालिटी इंश्योरेंस ऑफिसर के सिलेबस में ये टॉपिक शामिल है। इसकी वेटेजेस भी है वहाँ पे और इसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं क्लियर कर दूँगा। पेपर में जो भी एमसीक्यूज़ आएंगे इंशाल्लाह वो आप लोग ईजिली अटैम्प्ट कर लेंगे। इसके अलावा बाकी जो टॉपिक हैं और पास पेपर हैं वो भी हमारे चैनल पे जल्दी अपलोड हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये एमएसडीएस है क्या। तो ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इंक्लूड द बेंचमार्क स्टैंडर्ड दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स इन ऑर्डर टू डिलीवर सेफ हेल्थ केयर सर्विसेज। के सेहत की बेहतर सहूलियात देने के लिए जो बेंचमार्क सेट किए जाते हैं उनको एमएसडीएस यानी मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स कहा जाता है। तो इनके जो इंडिकेटर्स हैं और जो इस हवाले से जो भी टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। या आपकी स्क्रीन पे मैं नेक्स्ट इसके इंडिकेटर दिखा देता हूँ जी। तो ये इंडिकेटर्स आपके सामने शो हो रहे हैं। सबसे पहले इसके अंदर स्टैंडर्ड है कुछ और कुछ इंडिकेटर्स हैं। इसके अंदर 34 स्टैंडर्ड हैं और बाकी जो हैं 152 इसके टोटल इंडिकेटर्स हैं। तो स्टैंडर्ड के बारे में आपको बता देता हूँ कि आप ऐसा समझ लें कि जैसे एक हेडिंग होती है, मेन हेडिंग, उसको स्टैंडर्ड कहा जाता है और जो सब हेडिंग होती है उसको इंडिकेटर कहा जाता है। और ये अलग वाइज टॉपिक वाइज है, मतलब एचआरएम के जो अलग से स्टैंडर्ड उन्होंने डिफ़ाइन किए हुए हैं। इसके अलावा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट है उसके अलग से हैं। तो हम बारी बारी सबको ब्रीफली पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपको सारी मैं डिटेल से बताऊँगा। तो ये आपने याद रखना कि 34 स्टैंडर्ड है इसके और 152 जो है इसके इंडिकेटर्स हैं। और जो मेन इसकी कैटेगरीज होती हैं वो 3 होती हैं। यानी अगर कोई हॉस्पिटल उस इंडिकेटर को फिलअप कर रहा है, उस पर पूरा उतर रहा है, तो उसको जो परसेंटेज दी जाएगी वो फुली मेट की दी जाएगी, ठीक है। अगर वो उस पर पूरी तरह अमल नहीं कर रहा, उस पर पार्शली अमल कर रहा है तो उसको हम पार्शली मेट कहेंगे, और अगर वो बिल्कुल उसको फॉलो भी नहीं कर रहा तो उसको नॉट मेट कहेंगे। तो ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड होते हैं जो एक हॉस्पिटल को फॉलो करने होते हैं कि वो इन स्टैंडर्ड को फॉलो करे। ये उनकी पॉलिसी होती है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से। तो ये जो हम शुरू करते हैं जी। तो ये हम स्टैंडर्ड से शुरू करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। इसके अंदर 5 स्टैंडर्ड है और 14 उनके जो है इंडिकेटर्स हैं। इन सबको फुलफिल करना होता है। सबसे पहले है जी कि हॉस्पिटल इज़ आइडेंटिफाइबल एज एन एंटिटी एंड ईजिली असेसेबल। और उसके अंदर जो ये स्टैंडर्ड है और उसके जो इंडिकेटर्स हैं, मतलब सब हेडिंग है, वो ये है कि द हॉस्पिटल इज आइडेंटिफाइबल विद नेम, डिसिप्लिन एंड पीएससी रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस नंबर एंड साइन बोर्ड। तो इसके अंदर और भी काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं। तो मैं आपको ब्रीफली ये उर्दू में बता देता हूँ कि इसके अंदर वो ये कहना चाह रहा है कि जो हॉस्पिटल का साइन बोर्ड है वो क्लियर होना चाहिए, एक प्रोमिनेंट जगह पे होना चाहिए जिसके ऊपर इसका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिखा होना चाहिए। और सबसे जो बड़ी बात वो ये है कि जो पेशेंट तक इसकी असेसिबिलिटी है, मतलब पहुँच है, वो ईजिली होनी चाहिए, कि हर पेशेंट को पता होना चाहिए क्लियर साइन बोर्ड के ऊपर कि हॉस्पिटल की जो जगह है वो यहाँ पे है, हॉस्पिटल यहाँ पे है। तो ये आप इसके अंदर देखें, स्कोरिंग लिखा हुआ है, देयर इज साइन बोर्ड विद क्लियरली रिटन नेम ऑफ हॉस्पिटल, डिसिप्लिन स्पेशली। तो ये आपके सामने आ रहा है। अगर इस तरह का है उस हॉस्पिटल के अंदर तो इसको हम फुली मेट करेंगे। अगर वो नीचे लिखा हुआ देयर इज एन मेन साइन बोर्ड विद क्लियरली रिटन नेम, डिसिप्लिन और पीएस नंबर एंड पेज देन आल्सो स्कोर एज फुली मेट, तब भी वो फुली मेट ही होगा। और अगर वो कोई साइन बोर्ड नहीं है, देयर इज नो साइन बोर्ड, देयर आर नॉन कन्फर्मेटरीज टू अबव द स्कोर एज नॉट मेट, तो उसके अंदर ये होगा जी कि वो जो क्राइटेरिया है वो हॉस्पिटल नहीं फिल कर रहा तो उसको हम नॉट मेट कैटेगरी में इसको डालेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर 2 ही था, पार्शली मेट इसके अंदर हो नहीं सकता क्योंकि अगर साइन बोर्ड लगा हुआ है तो ठीक है, वेल एंड गुड है, अगर नहीं लगा हुआ तो नॉट मेट कर देंगे, ठीक है। अब मैंने आपको सारा जो था स्टैंडर्ड बता दिया। अब इसके अंदर जो सब हेडिंग थी इंडिकेटर्स वाली वो वैसे मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। लोकेशन ऑफ हॉस्पिटल इज इजीली एक्सेसिबल टू पीपल, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसी तरह इसके अंदर दूसरे इंडिकेटर्स जो है, ये देखें आप, ये आ गया था हॉस्पिटल, ये इनकी जो है वेटेजेस दी हुई है, ठीक है। अगर ये मैं आपको पहले इंडिकेटर की बता रहा हूँ तो बाकी जो है फिर आप खुद ही देख लीजिएगा, मतलब कि किस तरह से इसको करना है, क्योंकि अगर मैं हर की वेटेजेस या ये बताने लग जाऊँ फुली मेट तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आप देखें, द हॉस्पिटल इज आइडेंटिफाइबल विद नेम, डिसिप्लिन एंड पीएस रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस नंबर ऑन साइन बोर्ड्स। तो उसको जो वेटेजेस दी जाएंगी वो 100 मार्क्स, मतलब 100% दी जाएगी। उसका स्कोर है 10 आउट ऑफ 10 दिया जाएगा। और अगर लोकेशन ऑफ हॉस्पिटल इज इजीली एक्सेसिबल टू द पीपल, इसके जो मार्क्स हैं वो 80% है उसके भी, यानी कि जो स्कोर है वो 10 है,
वैसे परसेंटेज 80% है। अगर कोई हॉस्पिटल इसको मतलब फुलफ़िल करता है अपनी इस रिक्वायरमेंट को, तो उसको पूरे मार्क्स दिए जाएँगे उसमें से। अगर कोई नहीं करता या कम करता है या बिल्कुल नहीं करता तो उसको 0 मार्क्स, या अगर पार्शियली मेट कर रहा है तो इसके अंदर तो पार्शियली मेट है कोई नहीं, अगर वैसे हो तो उसके अंदर उसको 5 या 7 या 8 नंबर दिए जाएँगे। तो इसी तरह ये सब इंडिकेटर और स्टैंडर्ड की जो है वो मार्क्स एलोकेशन होगी। फिर देखा जाएगा कि कौन सा हॉस्पिटल कितने मार्क्स उसने अवेल किए हैं और वो किस कैटेगरी में आ रहा है। मेन मकसद जो है एमएसडीएस का वो ये है, ठीक है। दूसरा स्टैंडर्ड जो है वो है द स्टाफ ऑन ड्यूटी इज़ आइडेंटिफाइबल। इसका मतलब है कि डोर प्लेट्स, क्लिनिक ऑफिसेस क्लियरली डिस्प्ले नेम, क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन ऑफ द स्टाफ ऑन ड्यूटी। इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि जो स्टाफ ड्यूटी पर हो उसकी जो है आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए प्रॉपर, मतलब एम्प्लॉय कार्ड होना चाहिए या बैज होना चाहिए, ताकि पता चल सके कि कौन सा जो है बंदा जो है एम्प्लॉय है वो कौन से ओहदे पर है। इसके अलावा डॉक्टर या दूसरे स्टाफ के कमरे के बाद जो है वो नेम प्लेट लगी होनी चाहिए जहाँ इनका पूरा नाम, ओहदा और क्वालिफिकेशन लिखी हुई हूँ, जैसे कि अमूमन हॉस्पिटल के बाहर लगा हुआ होता है। लेकिन उसके अंदर ये है कि बैजेस से इस तरह पता चल जाएगा कि जो बंदा ड्यूटी पे है उससे आइडिया हो जाएगा कि उसकी डेजिग्नेशन क्या है, आया कि वो कोई डॉक्टर है या डॉक्टर नहीं है, तो वो कोई नॉन मेडिकल स्टाफ में से बंदा है जो भी है। मतलब पेशेंट्स को उसके बारे में पता होना चाहिए कि जो हमारे ट्रीटमेंट कर रहा है या जिस से हमने हेल्प लेनी है या कोई भी किसी भी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसका डेजिग्नेशन क्या है, ये उसके लिए है। इसके इंडिकेटर में भी वही चीज़ें, द स्टाफ ऑन ड्यूटी यूज द प्रोवाइडेड आइडेंटिटी बैच, ये इसका एक इंडिकेटर है कि ये फुलफ़िल करना है आपने। इस तरह उसकी भी परसेंटेज वगैरह वो दी है, जिस तरह मैंने आपको पिछले इंडिकेटर्स का बताया कि डोर प्लेट और इसके जो 80% मार्क्स हैं, और स्टाफ ऑन ड्यूटी प्रोवाइडेड आइडेंटिटी बैच उसके 100% मार्क्स हैं, ठीक है। तो इसके बाद ही हमारा तीसरा जो इंडिकेटर्स है वो है ए सूटेबिलिटी क्वालिफाइड एक्सपीरियंस इंडिविजुअल मैनेज द हॉस्पिटल। और इसके अंदर जो सब हेडिंग है, द इंडिविजुअल हु हेड्स द हॉस्पिटल हैज़ रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये है कि जो हॉस्पिटल के हेड हो उसकी जो है क्वालिफिकेशन, प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे लिखा हुआ जी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ये हॉस्पिटल का हेड होता है। ये किसी हॉस्पिटल में मेडिकल डायरेक्टर भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, उसके नाम चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यह है कि मेडिकल ग्रेजुएट होना चाहिए, सबसे जो अहम है कि एमबीबीएस मस्ट होना चाहिए, विद 3 ईयर हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक्सपीरियंस एट ए गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल मैनेज्ड बाय ए मेडिकल प्रोफेशनल हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट या पब्लिक हेल्थ। इसके अलावा उसका 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, किसी प्राइवेट, किसी गवर्नमेंट या किसी भी हॉस्पिटल में होना चाहिए एज ए हेड के तौर पर, मतलब उसको मैनेजमेंट का पता होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछी जाएंगी। मतलब जैसे भी मैंने आपको इंडिकेटर बताया कि उसके लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए होगा या उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, या मतलब कि तीसरे इंडिकेटर्स में जो चीज़ पूछी गई है वो किस हवाले से है, मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में इस हवाले से आपसे। तो मेरा ये बताने का मकसद है। नेक्स्ट जी जो इसका इंडिकेटर है, इसकी जो वेटेज है वो 100% ही है। नेक्स्ट है जी कि द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द मैनेजमेंट डिफाइंड। जो मैनेजमेंट की ड्यूटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ होती हैं वो डिफ़ाइन होनी चाहिए। इसका अगर मैं आपको बताऊं तो ये है कि जो हॉस्पिटल में मिशन स्टेटमेंट, ऑर्गेनोग्राम जो है वो अवेज़ा होनी चाहिए और स्टाफ को इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके इंडिकेटर मैं आपको बता देता हूँ तो उसके अंदर भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये ऑर्गेनोग्राम है जी कि CUMS इंचार्ज होता है, उसके नीचे फिर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो उसके अंदर फाइनेंस, HR और स्पोर्ट्स स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। और स्पेशलिस्ट में ये हो गया कि मेडिसिन, सर्जरी, एनेस्थीसिया यानी मेडिकल से रिलेटेड फील्ड, उसके अंदर मेडिकल ऑफिसर आ गया, फिर हेड नर्स आ गई, नर्सिंग स्टाफ आ गया, डेंटल आ गए। और जो दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटर, उसके अंदर एक तो ये नॉन मेडिकल स्टाफ होता है जैसे फाइनेंस, HR, स्पोर्ट्स स्टाफ, दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ भी होता है जैसे कि डिस्पेंसर वगैरह या लैब टेक्नीशियन वगैरह, इनको पैरामेडिकल स्टाफ बोला जाता है। तो ये इसके ऑर्गेनोग्राम है। इसके अलावा हॉस्पिटल का जो है मिशन स्टेटमेंट वो किसी प्रोमिनेंट जगह पे आवेज़ा होना चाहिए, हॉस्पिटल के एक प्रॉपर मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए। और मैं अगले इंडिकेटर में आपको बताऊंगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इसके बारे में अवेयरनेस भी होनी चाहिए। तो ये हमारे 4 इंडिकेटर हो गए। तो 5वें इंडिकेटर हम देखते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे अभी आएगा जी। तो ये 5वां इंडिकेटर है कि हॉस्पिटल प्रेमिसेस सपोर्ट द स्कोप ऑफ वर्क सर्विसेज, द हॉस्पिटल स्पेस इज इन अकॉर्डेंस विद द मिनिमम रिक्वायरमेंट।
इसका मतलब ये है कि जो हॉस्पिटल का जो एरिया है ना वो मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी आप याद रख लेंगे। DSQ की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मतलब जो MSDS के अकॉर्डिंग है। अब अगर कोई हॉस्पिटल उसके अंदर है या नहीं है वो अलग बहस है, लेकिन जो इंडिकेटर्स कहता है जो फॉलो करनी चाहिए और जो आपसे MCQs पूछा जा सकता है कि DHQ हॉस्पिटल का जो एरिया है वो 200 कैनाल्स होना चाहिए, 200 कैनाल्स। THQ हॉस्पिटल का जो एरिया है वो 100 कैनाल, 100 कैनाल। और RSC जिनको RSC भी बोला जाता है, रूरल हेल्थ सेंटर भी, उनका जो एरिया है वो 24 कैनाल, 24 कैनाल्स होना चाहिए। इसके अलावा स्क्वायर फीट में भी लिखा हुआ है कि ये कितना होना चाहिए। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट है, इतना जो है इनका एरिया लाजमी होना चाहिए। बाकी इसके इंडिकेटर की हम बात करें तो हॉस्पिटल हैज़ एडिक्वेट फैसिलिटीज़ एंड सिविक एमिनिटीज़ फॉर द कंफर्ट ऑफ द पेशेंट एंड अटेंडेंस। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि जो सहूलियात की बात की जा रही है इंडिकेटर्स के अंदर, कि जो हॉस्पिटल सहूलियात दे रहा है पेशेंट्स को वो प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब सिटिंग अरेंजमेंट्स जो है वो अच्छा होना चाहिए। पानी का जो पीने का साफ़ पानी है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब फ़िल्टर पानी होना चाहिए। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली वगैरह जाए तो बैकअप के तौर पे जनरेटर, UPS, ये इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। पेशेंट्स को सहूलियात देने के लिए ये बहुत चीज़ ज़रूरी है, और इस हवाले से ये इंडिकेटर्स भी आपके सामने हैं। हॉस्पिटल हैज़ एडुकेट अरेंजमेंट्स फॉर द प्राइवेसी ऑफ पेशेंट्स ड्यूरिंग कंसल्टेंट एग्जामिनेशन प्रोसीजर। इसके अंदर यह है कि जो हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट आते हैं उनकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाए। मिसाल के तौर पर जैसे मुख्तलिफ़ ख़वातीन आती हैं, फ़ीमेल स्टाफ के लिए एक अल्ट्रासाउंड की सहूलत होती है, तो उसमें जो प्राइवेसी होती है उसका ख़ास ख्याल रखा जाए। उनके जो मतलब एक प्रॉपर प्राइवेसी होनी चाहिए। अगर कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं या गायनी के हवाले से और भी अगर कोई ऑपरेशन, सी सेक्शन वगैरह किसी भी किस्म की फ़ीमेल्स के लिए स्पेशली जो होता है, उनकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखना चाहिए और प्राइवेसी के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स भी करवानी चाहिए हॉस्पिटल को। तो उसके अंदर भी वही लिखा हुआ है कि फुली मेट, नॉट मेट। अगर वो पूरा कर रहा है तो उसको फुली मेट हम करेंगे, अगर नहीं पूरा कर रहा तो नॉट मेट, और इसकी वेटेज भी ये होगी। आगे जो हमारे स्टैंडर्ड हैं वो हैं फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सेफ्टी, FMS। ये भी याद रख लें, FMS, फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सेफ्टी। इसके 3 स्टैंडर्ड हैं और 12 इंडिकेटर्स हैं, तो इनको भी हम बारी बारी देख लेते हैं। पहला इसका है कि हॉस्पिटल HCE इज़ अवेयर एंड कंप्लाइज विद द रेलिवेंट रेगुलेशंस, रूल्स, लॉज एंड बाई लॉज। फैसिलिटी इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट्स अंडर द रेलिवेंट बिल्डिंग एंड एसोसिएटेड कोड्स एप्लीकेबल टू हॉस्पिटल। इसका मतलब ये है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशन हैं उनको तमाम को फॉलो किया जाए, और जो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में उसको मुकम्मल तौर पर नॉलेज होना चाहिए कि जो द मैनेजमेंट इज़ कंजर्वेंट विद द रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशन एंड नोज देयर एप्लीकेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वही बात इसके अंदर आ जाती है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन को हॉस्पिटल फॉलो कर रहा है उसके बारे में उसको नॉलेज भी होना चाहिए। ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ HCE, इनकी डिटेल भी दी हुई है, इमरजेंसी सर्विस, इंडोर फैसिलिटीज़ और इस तरह की चीज़ें। और नेक्स्ट जो इंडिकेटर्स है जी वो जी द हॉस्पिटल HCE हैज़ ए प्रोग्राम फॉर क्लिनिकल एंड स्पोर्ट्स सर्विस इक्विपमेंट मैनेजमेंट। ये स्टैंडर्ड है जी, उसका जो इंडिकेटर है कि द हॉस्पिटल HCE प्लान्स फॉर इक्विपमेंट इन अकॉर्डेंस विद दिस सर्विसेज एंड लॉन्ग शॉर्ट टर्म प्लान्स। इसका मतलब यह है कि जो भी इक्विपमेंट हॉस्पिटल के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, इक्विपमेंट किसी भी तरह का हो सकते हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, बायोमेडिकल या नॉन बायोमेडिकल। जिस तरह से आप कह लें कि ECG मशीन, एक्सरे मशीन वगैरह, अल्ट्रासाउंड मशीनें, इसको हम बायोमेडिकल कह सकते हैं। और जो चेयर्स, टेबल्स और इस तरह की दूसरी चीज़ें होती हैं, बेड्स वगैरह, उसको नॉन बायोमेडिकल इक्विपमेंट कहा जाता है। तो जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको ऑपरेट करने वाला जो होना चाहिए वो फुली ट्रेंड होना चाहिए, एक्सरे मशीन हो या अल्ट्रासाउंड मशीन या जो भी हो। और इसके अलावा इसकी जो प्रॉपर हिस्ट्री शीट वगैरह है वो मेंटेन करनी चाहिए कि इसकी हमने मतलब रिपेयरेबल कब हुआ था, इसकी सर्विस कब करवाई थी, या इस हवाले से अगर इसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया था तो हमने कब रिपेयर करवाया था और क्या फॉल्ट था उसके अंदर। तो इसका जो प्रॉपर नॉलेज भी होना चाहिए, और जो उसको फंक्शनल करने वाला एम्प्लॉय है वो भी प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए। तो ये इस इंडिकेटर के अंदर बताया जा रहा है। नेक्स्ट इंडिकेटर है जी दी हॉस्पिटल HCE हैज़ प्लान फॉर फायर एंड नॉन फायर एमरजेंसीज विद इन दी फैसिलिटीज़। कि अस्पताल के अंदर जो भी फायर और नॉन फायर एमरजेंसी के लिए जो इक़दामात जो हैं वो पूरे होने चाहिए। अब उसके लिए फ़ायर के लिए तो आप कह सकते हैं उसके अंदर फायर सेफ्टी अलार्म होने चाहिए,
फायर जो है एक एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, बकेट्स होनी चाहिए जिनके अंदर रेत भरी होनी चाहिए, मतलब हमारी इमरजेंसी के लिए। उसके अलावा नॉन फायर इमरजेंसीज अगर किसी भी किस्म की हो जाती है, वैसे किसी भी किस्म की कोई भी इमरजेंसी, तो उसके लिए भी अस्पताल के पास क्या इकदाम है और वो क्या कर सकता है। तो उन्होंने ये बताया हुआ है कि ये चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट हैं वो भी अस्पताल को पूरी करनी चाहिए। ये लिखा हुआ है जी, द हॉस्पिटल हैज़ अ डॉक्यूमेंटेड सेफ एग्जिट प्लान इन केस ऑफ फायर एंड नॉन फायर एमरजेंसीज। तो इसके अंदर वही चीज़ बताई जा रही है कि ये चीज़ें फायर सेफ्टी अलार्म वगैरह और एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जो आग बुझाने वाले आलात होते हैं, वो होने चाहिए। इसके अलावा जो अगले हमारे इंडिकेटर्स और स्टैंडर्ड हैं वो हैं जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM के हवाले से। HRM में आता है कि जो एम्प्लॉयज़ ज्वाइनिंग द हॉस्पिटल आर ओरिएंटेड टू द इन्वायरमेंट रिस्पेक्टिव सेक्शंस एंड देयर इंडिविजुअल जॉब्स, कि जो भी इसका मैं इंडिकेटर में पढ़ देता हूँ। ईच रेगुलर पार्ट टाइम एम्प्लॉय, स्टूडेंट्स, वॉलंटरी वर्कर इज oriented to the hospital mission and goals as well as relevant department unit service program policies and procedures। किसके अंदर जो भी स्टाफ है, चाहे वो परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, किसी ट्रेनिंग वगैरह पे आया है, किसी इंटर्नशिप पे आया है, तो उसके जो हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ का भी आइडिया होना चाहिए और इसके अलावा उनको जो हॉस्पिटल की मिशन स्टेटमेंट है उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। मतलब कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, चाहे इस एम्प्लॉय का स्टेटस, चाहे वो परमानेंट है या रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्ट पे है, चाहे उसकी जो भी जॉब है। ये देखिए इसके अंदर बताया गया है कि ईच रेगुलर पार्ट टाइम एम्प्लॉयज इज मेड अवेयर ऑफ देयर जॉब डिस्क्रिप्शन। जो मैंने पहले बता चुका हूँ, इस इंडिकेटर के अंदर ये बताया हुआ है कि उसकी अपनी जॉब, सॉरी ये इंडिकेटर्स थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके अंदर था कि हॉस्पिटल की रूल्स और रेगुलेशन का पता होना चाहिए, इसके अंदर है कि हर जो है एम्प्लॉय है उसको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन का पता होना चाहिए। इसके अंदर एक इंडिकेटर शामिल है उसी 9th स्टैंडर्ड के अंदर, यानी कि जो उसने जो काम करने हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन JDB जिसको इन शॉर्ट बोला जाता है, कि जो उसने काम करने हैं हॉस्पिटल के अंदर उसके बारे में उसको मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए। और इसके अलावा उसको ये भी पता हो कि उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और पेशेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पेशेंट्स को क्या क्या ट्रीटमेंट चाहिए हैं या जो भी इस हवाले से हैं वो उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। ईच रेगुलर पार्ट एम्प्लॉयज हैव मेड अवेयर ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट्स एंड पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो मैं आपको भी पहले बता चुका हूँ कि चाहे वो परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट पे है, उसको इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। जो इसका 10वां इंडिकेटर है जी HRM का दूसरा है कि एन अप्रेजल सिस्टम फॉर एवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज एग्जिस्ट एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस, कि एक जो प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए परफॉर्मेंस अप्रेजल का, और एम्प्लॉयज़ को भी इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमें कब क्या अचीव करना है, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह एवेल्युएट होगी और हमें कौन कौन से काम करने हैं, किस किस काम से अवॉइड करना है, इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। ये नीचे इंडिकेटर है, द अप्रेजल सिस्टम इज़ यूज एज टूल फॉर फर्दर डेवलपमेंट। तो इसका यही मतलब है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट है जी, देयर इज़ अ डॉक्यूमेंटेड पर्सनल रिकॉर्ड फॉर ईच स्टाफ मेंबर। इंडिकेटर इसका है जी कि द पर्सनल फाइल्स आर मेंटेन्ड एंड कंटेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, सर्विस, ट्रेनिंग, डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड, एवल्यूएशन, रिजल्ट्स एंड हेल्थ स्टेटस। इसके अंदर यह है कि हर स्टाफ जो मेंबर है उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। इसमें उसके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस, हेल्थ स्टेटस, जैसे कि उनका मेडिकल होता है जो जॉब से पहले वो करवाते हैं जब ज्वाइनिंग देनी हो, और वो प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा उनका जो है ऑफ़र लेटर, CNIC, फ़ोटो वगैरह, उसकी सारी जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो HR ऑफिसर के पास होने चाहिए। तो ये इसके इंडिकेटर्स के अंदर भी यही कहा जा रहा है। नेक्स्ट इंडिकेटर है जी कि देयर इज़ ए प्रोसेस, स्टैंडर्ड है कि देयर इज़ ए प्रोसेस फॉर कलेक्टिंग, वेरीफाइंग, एवेल्युएटिंग द क्रेडेंशियल, एजुकेशनल, रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस of medical profession including doctor, nurses, paramedics and others permitted to provide patient care without supervision। इसके अंदर जी ये बताया गया है कि जो एम्प्लॉयज़ जो भी डॉक्यूमेंट्स देगा ज्वाइनिंग के वक्त, उनकी पूरी तरह से छानबीन होनी चाहिए, यानी कि जो भी डिग्री, डिप्लोमा, जो चीज़ भी हो वो मुतल्लिका इदारे से वेरीफाइड हो। जैसे कि यूनिवर्सिटी से डिग्री होती है, मतलब HEC से अगर कोई किसी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री हासिल करता है, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी से या किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो HEC से वेरीफाइड होनी चाहिए। इसी तरह अगर कोई MBBS का कोई, मतलब MBBS की जो डिग्री है, मेडिकल की डिग्री है, तो जो उनका मुतल्लिका मेडिकल कॉलेज होगा वहाँ से उसकी वेरिफिकेशन ज़रूरी है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ज्वाइनिंग के वक्त ज़रूरी हैं, मतलब ताकि बाद में कोई इशू ना बने, ज्वाइनिंग के वक्त वो मुतल्लिका इदारे से वो वेरीफाइड होनी चाहिए डिग्री। नेक्स्ट जो इंडिकेटर्स हैं जी और जो स्टैंडर्ड है हमारे, वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसको IMS भी कहा जाता है, उससे रिलेटेड है। उसके 10 इंडिकेटर्स हैं और 2 इसके स्टैंडर्ड हैं।
पहला इसका स्टैंड है जी, द हॉस्पिटल हैज़ ए कंप्लीट एंड एक्यूरेट मेडिकल रिकॉर्ड फॉर एवरी पेशेंट, कि जो हॉस्पिटल है उसके पास हर पेशेंट का मुकम्मल और रिकॉर्ड होना चाहिए, मेडिकल रिकॉर्ड होना चाहिए और सही रिकॉर्ड होना चाहिए। यानी कि जो एक चीज़ होती है यूनिक को आप कह सकते हैं कि उसकी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी का CNIC हो गया, ये यूनिक, इसमें यूनिकनेस है कि किसी का CNIC दूसरे से मैच नहीं कर सकता। या दूसरी तीसरी चीज़ डेट ऑफ बर्थ या नेम वगैरह हो गया, उनका प्रॉपर जो है रिकॉर्ड रखना होगा हॉस्पिटल को। इसके अलावा जो पेशेंट कब एडमिट हुआ है, कब डिस्चार्ज हुआ है, इन तमाम चीज़ों के बारे में भी जो प्रॉपर रिकॉर्ड है वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के पास मौजूद होना चाहिए। उसके अंदर आप ये कह सकते हैं उसकी जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मदर फर्स्ट नेम, फादर फर्स्ट नेम, या जिस तरह की भी चीज़ें हों वो प्रॉपर होनी चाहिए। द स्टाफ अथोराइज्ड टू मेक एंट्रीज इन द मेडिकल रिकॉर्ड इज़ रिफ्लेक्टेड इन द हॉस्पिटल पॉलिसी एंड इज़ आइडेंटिफाइबल। इसके अंदर वही बताया जा रहा है कि प्रॉपर जो है वो रिकॉर्ड हॉस्पिटल को इस पेशेंट का, बल्कि हर पेशेंट का रखना चाहिए। उसका मेन मकसद ये होता है कि जो उसका डाटा हो पेशेंट का किसी दूसरे पेशेंट के साथ वो मिसमैच ना कर जाए, कोई भी रिपोर्ट्स हो या इस तरह की कोई चीज़, तो बजाय कि बाद में उनके लिए परेशानी का बायस बने, ये पहले से ही रिकॉर्ड जो है वेल मेंटेन होना चाहिए। स्टैंडर्ड 14 है जी, द हॉस्पिटल रेगुलरली कैरीज आउट रिव्यू ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स। तकरीबन ये दोनों सेम ही है कि रिकॉर्ड का प्रॉपर फॉलोअप होना चाहिए किसी भी पेशेंट का जो है। इसके अंदर जो इंडिकेटर है वो है कि द मेडिकल रिकॉर्ड हैज़ रिव्यू रेगुलरली और पीरियडिकली। जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसको वक्तन फ़वक्तन चेक भी करना चाहिए। और जो मेन चीज़ है इसके अंदर एक इंडिकेटर्स भी है कि जो डाटा है वो किसी भी पेशेंट का वो आपने डिलीट नहीं करना। किसी भी पेशेंट का जो आपकी हेल्थ फैसिलिटी से जिसने इलाज करवाया हो या चेकअप करवाया हो, जो भी है, तो उसका जो डाटा है वो डिलीट नहीं करना आपने। इसके अंदर जो है जी पेशेंट, जो दूसरी चीज़ है कि जो भी पेशेंट चेक करवाएगा उसकी जो पेशेंट स्लिप के ऊपर प्रॉपर साइन होने चाहिए डॉक्टर के, यानी कि पता होना चाहिए कि कौन से डॉक्टर ने इसको चेक किया, नाम मेंशन हो या साइन मेंशन हो, और दूसरा उसकी लिखाई इस तरह से हो कि पता चल जाए कि कोई दूसरा भी पढ़े तो उसको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जी, ये इंडिकेटर हमने आपसे डिस्कस किए हैं, स्टैंडर्ड डिस्कस किए। इंशाल्लाह इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी बहुत जल्द इस चैनल पे अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा जो बाकी मैंने आपको पहले भी बताया कि पास पेपर वगैरह हैं प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के असिस्टेंट एडमन के या फाइनेंस के, वो भी इंशाल्लाह जल्द अपलोड किए जाएंगे इस चैनल पे। और जो दूसरे टॉपिक हैं इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, पीडा एक्ट, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द तफसील में बयान किए जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।